दर्शकों, पहले विरासत का मतलब होता था जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, गहने। लेकिन आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो हमारे डिजिटल फ़ोटोज़ हैं, हमारी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, क्लाउड डाटा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, डिजिटल प्रॉपर्टीज़ आज हमारी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। क्या आपने या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जाने के बाद हमारी इन ऑनलाइन चीज़ों का क्या होगा? क्या इन ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ का कोई वारिस होता है? क्या हम इन ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ को कानूनी रूप से विरासत में भी दे सकते हैं? तो डिजिटल इनहेरिटेंस में आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान। तो हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुज कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट साइबर डेटा प्रिवेसी एंड AI बार एसोसिएशन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। स्वागत है सर आपका। तो सर, डिजिटल युग में डिजिटल इनहेरिटेंस या फिर हम कहें डिजिटल विरासत, उसका क्या मतलब है और इंडियन लॉ है वो उसे किस तरह से देखता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, जैसा कि आपने भी बताया, कि आज हमारी संपत्तियां क्या हैं जी। आज हमारे लिए जरूरी क्या है, और जो हमारा है वही हम आगे किसी को दे सकते हैं। राइट जी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी डिजिटल संपत्ति हो सकती हैं? जी। सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, आज वो भी वैल्यूएबल हैं। कोई इंटरनेट की डोमेन हो सकती है जिसको कि हमने बहुत समय से लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए यूज़ किया है, ट्रेड के लिए भी यूज़ किया है। क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है। राइट। किसी वेबसाइट से मिले हुए बहुत सारे वो पॉइंट्स जो हमने इकट्ठे करके रखे थे कि हम कभी उन्हें यूज़ करेंगे, किसी टिकट के लिए यूज़ करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल माध्यमों से हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं एज ए वेल्थ, एज एन एसेट, राइट। एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल्सो। केवल वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है। अगर मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, कविताएं, पुस्तकें, ग्रंथ, ज्ञान की बातें किसी वेबसाइट पर लिख रहा हूँ, किसी सोशल मीडिया हैंडल से लिख रहा हूँ, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लाखों लोग उसके फॉलोअर हैं। करेक्ट। अब क्या होगा इसका जब मैं नहीं होऊंगा? क्या ये खत्म हो जाएगा? शायद समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, इसको चलाते रहना है। मेरे परिवार के लिए या जो मेरे अपने हैं जिन्हें मैं इसको देना चाहता हूँ। तो इसलिए जो आपने आज ये बात की डिजिटल इनहेरिटेंस, जी। वो सभी एसेट्स जो कि डिजिटल फॉर्मेट में है, किसी भी तरह की हो, कोई भी वैल्यू हो, क्या उन्हें आगे दिया जा सकता है? दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि इसको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। कैसे दिया जाए? क्या कानून इसकी परमिशन देता है? हम उसको क्या मानते हैं? देखिए, एसेट्स दो ही तरह की मूलता मानी जाती हैं, इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल जिनसे जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है या जमीन की चीजें हैं जो अमूमन इधर उधर नहीं जा सकती। उसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें हम मूवेबल कह सकते हैं, जो दूसरी जगह जा सकती हैं। तो अगर हम डिजिटल एसेट्स की बात करें तो हम उन्हें मूवेबल एसेट्स कह सकते हैं। और मूवेबल एसेट्स का इनहेरिटेंस कानून के मुताबिक एस्टैब्लिश्ड है, किया जा सकता है, करना चाहिए। उसके करने का क्या तरीका हो सकता है? राइट। एक तो कोई व्यक्ति अपनी विल लिख सकता है। उस विल में ये बता सकता है कि वो उन एसेट्स का कैसे बंटवारा करेगा। सिर्फ परिवार के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी दिया जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। और दूसरा तरीका, अगर किसी प्रकार का कोई मैंडेट, कोई विल अगर नहीं दी है, तो फिर उसके लिए हमारे देश में सक्सेशन एक्ट बने हुए हैं, जो अलग अलग लोगों के लिए हैं। और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता है तो एक कॉमन सक्सेशन एक्ट है कि किस प्रकार से परिसंपत्तियां अगली पीढ़ी तक ले जाई जाएंगी अगर कोई विल नहीं है। तो ये एक बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिससे इस चीज को देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है सर कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, वॉलेट, क्रिप्टो एसेट्स और ऑनलाइन निवेश का जो कानूनी अधिकार होता है वो किसे मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो वो स्वयं अपने जीवित रहते समय उसका डिसीजन ले सकता है। जैसे मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की, ये पूरी तरह से डिजिटल है, इसमें तो फिजिकल कुछ है ही नहीं, इसको तो डिजिटल माध्यमों से ही करना पड़ेगा। तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कोई मित्र होगा, संबंधी होगा या परिवार के लोग होंगे, जो भी
पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड अगर प्रॉपर्टी है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अगर नहीं किया किसी भी वजह से, तो फिर उसके लिए जो सक्सेशन एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अनुसार जो आपके निकट संबंधी हैं, जैसा कि उसमें बताया गया है, उनको वो कानूनी रूप से दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, और कोई तरीका भी नहीं है। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो सरकार में निहित हो जाता है। सरकार में नहीं, बिल्कुल। और अभी आपने जिक्र किया वसीयत का, आपने विल की बात की, तो ये जो डिजिटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन्हें हम वसीयत में या कहीं विल में किस तरह से इन्हें शामिल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जहाँ परिसंपत्तियाँ, उनकी जो वैल्यू है वो बड़ी स्पष्ट है या संख्या स्पष्ट है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसको तो वसीयत में लिखना बहुत आसान है कि मेरे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी इस वॉलेट में है, यानी वॉलेट आईडी आपने लिखा, करेंसी के बारे में लिखा कितनी है और किसे किसे आप कितनी देना चाहते हैं। लेकिन बात आती है, एक आपके पास वेबसाइट है जिस पर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत वैल्यूएबल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अंदर, उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? राइट। क्योंकि वो बांटी नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, वो तो एक है। एक कोई ऐसा आपने YouTube अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें बहुत फॉलोअर्स हैं, उस पर अच्छा सा रेवेन्यू आ रहा है, उसे तो ब्रेकअप करके नहीं दिया जा सकता। तो कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसकी वैल्यूएशन कराएं। अच्छा। जी हाँ, और उसकी वैल्यूएशन कराएं और उसकी अनुमानित जो वैल्यू है उसके आधार पे संपत्तियों का बंटवारा कर दें, या किसी एक व्यक्ति को वो दे दें और किसी और दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीजें दे दें। तो ये एक लोगों के ऊपर निर्भर है, बट बिल्कुल संभव है, दिया जा सकता है, करना चाहिए, ताकि बाद में होने वाली समस्याएं, झगड़े, कंफ्यूजन और उस प्रॉपर्टी का जो हिराश है, लॉस है, वो ना हो, वो चलता रहे। जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे हमारे फिल्मकार हैं, उनका नाम चल रहा है, वो नहीं है लेकिन उनका काम आज भी लोग याद रखते हैं, हम सभी चाहते हैं उनको। ठीक कहा। बिल्कुल। तो परिवारों में अगर हम डिजिटल विरासत की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उस समय जो पासवर्ड मैनेजमेंट है, नॉमिनेशन है और ये जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, इनको सेफ रखने के लिए हमें किन बातों का मतलब स्पेशली हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न अगेन आपने किया कि हम डिजिटल विरासत को सबसे पहले सुरक्षित करें। ऐसा ना हो कि हमारे ना होने पे अचानक, कई बार ऐसा हो सकता है, उनका कोई दुरुपयोग करे। ऐसे मामले आए हैं कि जब किसी वृद्ध व्यक्ति को कोई सेवा में लगा हुआ है और उनके जाने के बाद फ़ोन नंबर उसने अपने नाम में ट्रांसफ़र करा लिया या पासवर्ड मिलने से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर दिया। तो सबसे पहले तो उसे सुरक्षित रखना है। तो पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें उन्हें सेफली रखा जा सकता है। याद करना कई बार मुश्किल होता है, कई तरह के पासवर्ड्स होते हैं तो लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए उन पासवर्ड टूल में उसको रख के सुरक्षित किया जा सकता है और उसका एक मास्टर पासवर्ड एक लिफाफे में रख के सील किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति नहीं है तो उस मास्टर पासवर्ड से आपको बाकी के पासवर्ड मिल जाते हैं। तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि उसका दुरुपयोग हो, या पासवर्ड ना होने की स्थिति में, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉलेट का पासवर्ड चला गया तो क्रिप्टो करेंसी को रिट्रीव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका कोई एक मालिक ही नहीं है, कोई उसको चला ही नहीं रहा है, ये स्वयं चलने वाली एक संस्था है। क्रिप्टो करेंसीज या ऐसे कई सारे डिजिटल एसेट्स हैं जो स्वयं चलने वाली संस्था है। वहां ऐसा नहीं है कि आप किसी को अप्लाई करेंगे, जैसे बैंक में होता है, आपने अप्लाई किया, वो बदल देते हैं पासवर्ड या नए व्यक्ति को उत्तराधिकार दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए पासवर्ड ही सब कुछ है, या जो भी एक्सेस मैकेनिज्म है वही सब कुछ है। तो उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं एक टूल के माध्यम से, और मास्टर पासवर्ड को एक लिफाफे में रख सकते हैं। ओके। आप जीवित रहते हुए किसी को एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, जैसे आप किसी एक अधिवक्ता को ले सकते हैं, उनको अपने विल का एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। तो उनको आप पहले से बता सकते हैं कि क्या क्या परिसंपत्तियां हैं, क्या पासवर्ड हैं, जो भी हैं, और उनको ये जिम्मेदारी लिखित में दे सकते हैं कि उनके व्यक्ति के ना होने पर ही वो उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि वो प्रोफेशनल कंडक्ट के अंतर्गत आता है, वो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस एक प्रोफेशनल कंडक्ट से बंधे हुए हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं कि या तो आप तकनीकी रूप से उसे मैनेज करें, या फिर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लेके उसको शेयर कर दें पहले से, और वो व्यक्ति के ना होने पर उसको उचित प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे, जिसको जो चीज़ दी जानी है वो देंगे।
संपत्ति नष्ट भी नहीं होगी और सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल है और इसका हम जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आज के समय की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई भुगतान करते समय लोगों को किन प्रमुख साइबर खतरों और इसके साथ ही वित्तीय जो धोखाधड़ी है उससे सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने अच्छा बात की। ये आज हम अगर देखें तो भारत में पूरा डिजिटल रिवॉल्यूशन पेमेंट के माध्यम से हो गया। मुझे लगता है इस समय जो हमारा यूपीआई सिस्टम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को बिना किसी गलती के और बिना किसी चार्ज के, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भी मेथड हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा आता है, 2.5-3% तक खर्चा आता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। जबकि यूपीआई पूरी तरह से मुफ्त है। आप छोटे से छोटा पेमेंट, एक चाय कहीं पर हम पीते हैं 5 रुपये 10 रुपये की पेमेंट, सब्जी खरीदते हैं, बड़ा पेमेंट भी कर सकते हैं 50,000 1 लाख तक भी यूपीआई के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। और दूसरे एनईएफटी और दूसरे माध्यम है, उसमें तो बैंक में कोई लिमिट ही नहीं है, जो भी आप बैंक में करते हैं वो बता सकते हैं। सावधानियां वहां पर हमें ये रखनी, सबसे पहली बात ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है। 1 टाइम पासवर्ड जो ट्रांजैक्शंस के लिए आता है, अपना यूज़र आईडी और अपना एक्सेस पासवर्ड बताना नहीं है। ब्राउज़र में सेव नहीं करना है, याद रखना है। क्योंकि अगर हम ब्राउज़र में सेव करते हैं और वो डिवाइस यानी कि वो पीसी या मोबाइल कोई दूसरा व्यक्ति फ्रेंडली भी यूज़ करता है तो उसे मिल सकता है, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो समझिए कि हमने उसको चाबी दे दी अपने खजाने की और वो फिर तो ये नहीं करना है। तीसरा, हमें अपनी डिवाइस को सुरक्षित रखना है। वो कैसे? बहुत सारे लिंक्स आते हैं, उसको क्लिक करने से आपका डिवाइस हैक हो सकता है, उसमें कोई मैलवेयर आ सकता है। अपने डिवाइस को सुरक्षित रखना है, पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। ओटीपी कभी भी बैंक या कोई भी संस्था आपसे फ़ोन पे या किसी भी प्रकार से ओटीपी नहीं मांगता। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, मेरा जो वैश्विक अनुभव है, ओटीपी भारत में ही है, दुनिया में कहीं ओटीपी नहीं है। ये एक विशेष सुरक्षा की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ आरबीआई ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए की हुई है। हमें सिर्फ इसमें सावधानी बरतनी है। दुनिया में हम सबसे सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं। मैंने यूरोप में भी देखा, वहाँ भी ओटीपी आमतौर पे कहीं नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम है डिजिटल बैंकिंग का सुरक्षित सिस्टम है, लेकिन सावधानी निश्चित रूप से हमें रखनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी डिजिटल बैंकिंग और अनुभव सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो जब ये बात हो ही रही है तो हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर फिशिंग लिंक की बात करें, फर्जी केवाईसी अपडेट की बात करें, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स की बात करें, ओटीपी फ्रॉड जैसे जो साइबर स्कैम होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनसे बचने के प्रभावी उपाय क्या हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात आपने की। देखिए, जो स्कैमस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो हर अच्छी चीज़ का मिसयूज़ कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। हमें कुछ बेसिक साइबर हाइजीन हम जिसे कहते हैं या एटिकेट्स हम कह सकते हैं, उसका ख्याल रखना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओटीपी शेयर नहीं करना है, लिंक्स से बचना है। जब कोई प्रपोजल, कोई ऐसा आपके पास आता है जो अनबिलीवेबल है, कोई चीज़ 90% सस्ती मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, अचानक मिल रही है, मुझे लगता है सावधान हो जाना चाहिए, ऐसे लिंक्स से बचना चाहिए। अगर हमें अपने बैंक से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, बैंक की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ उनकी ईमेल आईडी, हेल्पलाइन भी दिया होता है, टोल फ्री नंबर है, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, उसी से संपर्क करें। कई बार हम लोग सर्च इंजन में जाके जैसे गूगल इत्यादि में बैंक का हेल्पलाइन नंबर लेते हैं, वो कई बार स्कैमस्टर्स का नंबर होता है, वहाँ गलती हो जाती है, उससे बचें। सब जगह बार बार आपको सूचित किया जा रहा है कि आपका जो बैंक है, आपकी जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, जो भी आपकी एसेट्स हैं, जहाँ पर ऑनलाइन आपको एक्सेस है, उनका फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट है। अब सभी बैंकों की वेबसाइट .bank.in हो गई है। पहले थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन था, किसी की .co.in थी, किसी की .com थी। उसमें स्कैमस्टर्स क्या करते थे, मिलते जुलते नामों से वेबसाइट बना लेते थे। अब .bank.in, जो कि किसी भी अनऑथराइज पर्सन को अलॉट ही नहीं की जाएगी, सरकार ने इसका कंट्रोल ले लिया है। तो आप देखिए, आपके बैंक की जो वेबसाइट है वो .bank.in होनी चाहिए, वहां जाइए, उस पर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। मुझे लगता है आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी अगर इतना कुछ सावधानियां बरतने के बाद किसी के साथ अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके? हमारे यहाँ नेशनल साइबर
हेल्पलाइन है जी। 1930। जी। मैं सभी दर्शकों से ये चाहूँगा कि अपने फ़ोन में इसको नोट कर लें 1930। कभी भी कोई फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हो जाता है, इस नंबर पे तुरंत सूचना दें, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट बताएं, संक्षिप्त में बताएं कि क्या हुआ है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी, पूरी तरह मुफ्त है, किसी प्रकार की कोई फीस इत्यादि नहीं है, कुछ भी आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, आपके फ्रॉड अमाउंट को रोकने का प्रयास तुरंत किया जाएगा। इसके बाद आप डिटेल में शिकायत लिखना चाहते हैं तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने नियरेस्ट थाने में भी जाके आप इससे संबंधित शिकायत दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 1930 पे कॉल करना ना भूलें। बिल्कुल। बिल्कुल, तो हम यहाँ यही जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल की भूमिका क्या है, और कोई पीड़ित व्यक्ति हो जिसके साथ इस तरह का कोई केस हुआ हो तो वो इसका उपयोग कैसे कर सकता है। 1930 का जो उद्देश्य है वो ये है कि साइबर क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है और उसकी सूचना आपको कई बार देर से मिलती है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है अपने शहर से दूर गए हुए हैं, आप किसी काम में व्यस्त हैं, तो जहां आपको सूचना मिलती है बिना सोचे और समझे आप वहीं से, चूंकि ये पूरी तरह मुफ्त है जी। ये एक नेशनल हेल्पलाइन है, तो अगर आप किसी एक प्रदेश के निवासी हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस समय आप महाराष्ट्र या तमिलनाडु में भी हैं, आप वहीं से 1930 पे कॉल कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अकाउंट कहाँ पर है या आप इस समय कहाँ पर हैं। 1930 एक सेंट्रल सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको मैनेज करते हैं। वहाँ पर आप अपनी प्रथम सूचना दर्ज कराते हैं, वो तुरंत ये प्रयास करते हैं कि जो आपका फ्रॉडुलेंट अमाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि जो क्रिमिनल हैं उसको निकाल ना पाएँ। ये एक पहला ऑप्शन हो गया, पहला फर्स्ट एफर्ट हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल साइबर क्राइम या किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ है उसकी डिटेल में सूचना आप cybercrime.gov.in पर दे सकते हैं ताकि आपकी बात, वह महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग सेक्शन है। तो कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो महिलाओं बच्चों के प्रति होते हैं और वो कहीं थोड़ा सा घबराते हैं या शर्माते हैं, तो वो अलग एक्शन है, डिस्क्रीट सेक्शन है, उसकी जानकारी अमूमन पब्लिक नहीं होती है, तो वहाँ भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। करीब करीब सभी जिलों में साइबर थाना बन चुका है, ज़्यादातर राज्यों में, और नहीं भी अगर है तो जो भी आपका नियरेस्ट थाना या पुलिस चौकी है वहां जाकर भी लिखित या मौखिक सूचना दी जा सकती है, जिसको पुलिस अधिकारी आपके सामने, अगर आपने मौखिक दी है तो लिखित में करके उसकी एक कॉपी आपको दे देंगे। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं, गैर जानकार हैं, तो घबराएं नहीं, मुंह जबानी 1930 पर बताएं, नियरेस्ट थाने में जाके अपनी बात बताएं, सही कहा। आपकी सूचना तो दर्ज सर कर दी इसमें हम ये भी जाएगी। जानना चाहेंगे कि आने वाले हम वर्षों की बात करें तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीफेक और उन्नत साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को देखते हुए आम नागरिक साइबर और वित्तीय सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ की एक अच्छी सुविधा के रूप में सामने आ रहा है कई क्षेत्रों में, कई बार क्रिमिनल्स, खासतौर पे साइबर क्रिमिनल्स उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। आवाज़ बना के, फेक वीडियो बना के, फेक आवाज़ निकाल के, या फेक वेबसाइट्स को तेज़ी से बनाते हैं, या कुछ उन्होंने टूल्स बना रखे हैं, बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। हमें अपनी बेसिक सावधानी, रुकें, सोचें, जल्दीबाजी से हमारा नुकसान हो सकता है। जब भी कोई चीज़ अनबिलीवेबल हो, किसी की दुर्घटना की सूचना अचानक आपको आ गई, घबराएं नहीं, 1 मिनट सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हम उस व्यक्ति को या उसके निकट संबंधी को फोन करके एक बार बात कर लें कि क्या वाकई में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, क्या आप वाकई में कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है, बैग चोरी हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। पैसे भेजने की बात जब भी आए समझें एक बार को कि हमें कहीं साइबर अपराधी की तरफ से तो नहीं संपर्क किया सकता। अगर पैसा नहीं भेजने की बात है शायद इतना ध्यान ना दें, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपसे कहे पैसा भेज दीजिए बहुत जरूरी हो गया है, उसी समय आप समझ लीजिए कि थोड़ी सी रुकने और इंक्वायरी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा। तो आज डिजिटल इनहेरिटेंस और साइबर वर्ल्ड के बारे में इतनी उम्दा जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज जानकारी साझा कर रहे थे एडवोकेट अनुज कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट साइबर डेटा प्रिवेसी एंड AI बार एसोसिएशन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सर।